दोस्तों, बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, यहां हम रीट 62,000 इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम से संबंधित साइंस का एक ऑथेंटिक्स कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक का फोर्थ वीडियो है। दोस्तों, अगर कोई न्यू दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। कंटिन्यूज वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का जो निशान है उसको प्रेस कर लें, ताकि यहाँ से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। इसके लिए बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, संजीव की संरचना से संबंधित। इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं क्विकली आपको बता दूं कि हम किस टॉपिकों की बात करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका में विभेद क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सेल साइकिल कोशिका चक्र क्या होता है। इसके अलावा जो विभाजन प्रावस्था होती है एम फेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों केंद्रक। न्यूक्लियस की जो खोज है वो की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी के अंदर। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की दोस्तों? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अब हम देखेंगे मुख्य इफेक्ट केंद्र के क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, नोट करके कुछ इफेक्ट लिखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंशन है वही इंक्लूड किए। तो हम बात करते हैं कि ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। दोस्तों, न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक न्यूक्लियस होता है। कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। वैसे तो सामान्यतः ये होता है कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिका होती है जिनमें एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। मानव की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है और पादप की जो चालनी नलिका होती है उसमें केंद्रक पाया भी नहीं जाता। कुछ में एक केंद्रक होता है, कुछ में एक से अधिक केंद्रक होता है, और कुछ कोशिका ऐसी भी होती है दोस्तों जहां पर केंद्रक नहीं होता। जैसे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिसको बोलते हैं वो, इसके अलावा पादपों के अंदर चालनी नलिका, इनमें भी दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता। दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार व मध्य में होता है, तथा पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक जो होता है वो कोशिका के परिधि की ओर होता है। अगर दोस्तों हम बात करें केंद्रक की जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका के अंदर, तो जंतु कोशिका के अंदर दोस्तों जो केंद्रक होगा वो कहाँ होगा? केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होता है और गोलाकार होता है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, पादप कोशिका के अंदर, तो पादप कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, और रिक्तिका के कारण ये रिक्तिका जितनी बड़ी होती है केंद्रक भी उतना ही बड़ा होता है और परिधि की ओर होता है। दोस्तों, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है दोस्तों? दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के चारों ओर, और केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यहां पर क्या बात देखी हमने? एक देखा दोस्तों कोशिका द्रव्य और एक है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है? तो केंद्रक करता है। क्यों करता है? क्योंकि केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली के अंदर
छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें द्रव्य प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और अन्य कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। अगर बात करें कि केंद्रक में होता क्या क्या है, तो केंद्रक में दोस्तों, केंद्रक में देखें कि केंद्रक में क्या कुछ पाया जाता है, तो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन दोस्तों। इसके अलावा बात करें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य कार्बनिक यौगिक भी इसमें पाए जाते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक गोलाकार संरचनाओं को केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक में क्या होता है, एक या एक से अधिक कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, गोलाकार संरचना होती है। उन गोलाकार संरचनाओं को दोस्तों क्या बोलते हैं? केंद्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रिक बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में पतले धागे नुमा सदृश संरचना का जाल भी पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रक के अंदर धागों के समान कुछ धागों के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्रोमैटिन कहते हैं। और कोशिका विभाग के समय क्रोमैटिन जो होते हैं वो धागे नुमा कुंडलित होकर उपेक्षाकृत मोटे आकार के हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं गुणसूत्र। दोस्तों दोबारा से देखें, केंद्रक में उपस्थित एक या एक से अधिक संरचना पाई जाती है, जिनको केंद्रिक कहते हैं। और केंद्रिक में पतले धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। और इस क्रोमैटिन के अंदर धागे कुंडलित होकर मोटे आकार के हो जाते हैं, जिनको दोस्तों गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। तो कोशिका पर सबसे ज्यादा नियंत्रण, कंट्रोलिंग कौन रख सकता है दोस्तों? केंद्रक रख सकता है। तो अभी हमने देखा केंद्रक, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसके मुख्य इफेक्ट साथ साथ में आप नोट करते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, अब विभेद देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। दोस्तों तो सबसे पहले बात करें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है दोस्तों? तो आप कहेंगे कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति दोस्तों नहीं पाई जाती। और कोशिका भित्ति जो होती है, इसके चारों ओर सेलुलोज की बनी एक निर्जीव संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या मतलब? कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी हुई एक संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति, जो ओनली फॉर पादप कोशिका में होती है। अगर बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण अंग हरित लवक पाए जाते हैं। अगर दूसरा डिफरेंस देखें तो हरित लवक किस में पाया जाता है दोस्तों? पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। हरित लवक क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं, पादप कोशिका में एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है दोस्तों? रिक्तिकाएं। और वो भी रिक्तिकाएं कैसी? बड़े बड़े आकार की होती है। क्या जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है क्या? यस, जंतु कोशिका में रिक्तिका होती है, लेकिन छोटे आकार की होती है और कुछ में अनुपस्थित भी हो सकती है। उसके बाद देखते हैं चौथे डिफरेंस की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चौथा डिफरेंस है तारकाय को लेकर। तो पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता। पादप कोशिका के अंदर तारककाय नहीं होता, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर तारककाय पाया जाता है। पादप कोशिका में गोल्जिकाय जो होता है दोस्तों, वो कम विकसित होता है। पादप कोशिका के अंदर गोल्जिकाय कम विकसित होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर
गोल्जी काय सक्रिय होता है। इसके अलावा देखते हैं कि पादप कोशिका में संचित भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिका के अंदर जो संचित भोजन है दोस्तों वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर संचित भोजन दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये भी बात ध्यान रखना, पादप कोशिका के अंदर जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में होता है और जंतु कोशिका के अंदर संचित भोजन दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये हमारा था दोस्तों दोनों के अंदर डिफरेंस, पादप कोशिका जंतु कोशिका के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेल साइकिल की। सेल साइकिल को बोलते हैं कोशिका चक्कर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका चक्कर। अब क्या होता है कोशिका चक्कर? तो देखो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन होने तक विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्कर कहते हैं। क्या हुआ कोशिका चक्कर का मतलब कि कोशिका जब प्रारंभ हुई थी, कोशिका का जब निर्माण हुआ था, इस निर्माण से लेकर विभाजन तक, कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन तक का पूरा जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं दोस्तों सेल साइकिल, कोशिका चक्कर। ये कोशिका चक्कर जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार की अवस्थाओं में होता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है मेटाफेज। इसका डायग्राम के द्वारा भी हम पढ़ेंगे, डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका कोशिका चक्कर का। इंटरफेज और मेटाफेज दो प्रकार के फेज होते हैं दोस्तों। एक एक की बात करते हैं अपने कि इंटरफेज क्या होता है और मेटाफेज क्या होता है। इंटरफेज के अंदर दोस्तों तीन प्रकार की अवस्था होती है। एक होता है G1 स्टेज, एक होता है दोस्तों S1 अवस्था और एक होता है G2 अवस्था। G1 अवस्था को बोलते हैं प्रथम वृद्धि काल। क्या बोलते हैं? प्रथम वृद्धि काल। और इस अवस्था में कोशिका चक्कर के पूर्ण होने का 30 से 40% समय लगता है। इसके अंदर G1 जो स्टेज है जिसको प्रथम वृद्धि काल कहते हैं, इसके अंदर कोशिका को पूर्ण होने में 30 से 40% टाइम लगता है कोशिका को कंप्लीट होने के अंदर। इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण करती है। G1 स्टेज में किस किस का संश्लेषण होता है? आरएन का और प्लस के अंदर किसका? प्रोटीन का। इनका संश्लेषण किसके अंदर किया जाता है? G1 स्टेज, जिसको दोस्तों बोलते हैं प्रथम वृद्धि काल। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है S को बोलते हैं संश्लेषी काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? संश्लेषी काल। किसको? S को। संश्लेषी काल में क्या होता है कि जो कोशिका पूर्ण होने का टाइम पीरियड है इसमें 20 से 30% के बीच में होता है। किसके अंदर? संश्लेषी काल के अंदर। और इसके अंदर डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। डीएनए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि निम्न में से कोशिका चक्कर के किस काल के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है? तो एस, जिसको बोलते हैं संश्लेषी काल। सिंथेटिक्स पीरियड ऑफ संश्लेषी काल के लिए डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों G2 अवस्था। G2 अवस्था को बोलते हैं द्वितीय वृद्धि काल, सेकेंड ग्रोथ पीरियड। इस अवस्था में कोशिका चक्कर के पूर्ण होने का 10 से 20% टाइम पीरियड होता है। 10 से 20% टाइम पीरियड होता है और इस अवस्था में कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने तीनों देखे। एक बार मैं क्विकली फिर बता दूं, G1 जो स्टेज थी वो प्रथम वृद्धि काल थी जिसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता था और 30 से 40% भाग कंप्लीट होता था। संश्लेषी काल जिसके अंदर 20 से 30% टाइम पीरियड था और डीएनए का संश्लेषण होता था। G2 अवस्था द्वितीय वृद्धि काल जिसमें 10 से 20% टाइम पीरियड लगता था और प्रोटीन का संश्लेषण होता था। उसके बाद देखते हैं हम मेटाफेज। क्या होता है मेटाफेज, इसके बारे में देखेंगे। दूसरी जो साइकिल का
सेकंड भाग है वो मेटाफेज है, जिसको बोलते हैं दोस्तों विभाजन प्रावस्था। क्या बोलते हैं? विभाजन प्रावस्था हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, इसमें कोशिका चक्र के पूर्ण होने का, मेटाफेज के अंदर पूर्ण होने का 5 से 10% टाइम पीरियड होता है। 5 से 10% विभाजन प्रावस्था मेटाफेज में कंप्लीट होती है। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। इस अवस्था में क्या होता है? कोशिका के केंद्रक के विभाजन से 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये कोशिका का केंद्रक है, इसके केंद्रक का विभाजन होता है और ये केंद्रक कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में टूट जाता है। और इसके 2 भागों में टूट जाने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन द्वारा, जब केंद्रक का विभाजन होता है 2 भागों में, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दोस्तों 2 संतति कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। किस अवस्था में? मेटाफेज या विभाजन प्रावस्था के अंदर। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संश्लेषित काल, प्रथम वृद्धि काल, द्वितीय वृद्धि काल, विभाजन प्रावस्था का अवरोही क्रम या इसके पूर्ण होने का सही टाइम पीरियड क्या है? तो इसके लिए हम चलते हैं डायग्राम पर।